हाँ सॉरी, सही हुआ, आपको साफ दिख गया, बल्कि मैंने इसको गलत रीड किया। सही कह रहे भैया, ये 16 क्वेश्चन है, मैंने गलती से इसको 11 पढ़ा अभी। तो देखिएगा आप सभी से। तो क्वेश्चन 16 में ये है, फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको एक लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा, जो लाइन पॉइंट -1, 2 से पास होकर जाती है और x प्लस वाई इक्वल टू 4 के साथ इंटरसेक्ट होती है। और ये कह रहे हैं कि उस इंटरसेक्शन पॉइंट और -1, 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो 3 यूनिट के हो तो पता कीजिएगा लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। वो लाइन -1, 2 पॉइंट से पास होकर जाती है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट और गिवन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट की है। तो आपको पता करना होगा लाइन की डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझ में आता है कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट आपको सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन करना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन के लिए यहाँ पर पॉइंट गिवन है -1, 2, डायरेक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्शन को यहाँ पर लेट करके चलेंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया यहाँ पर लेट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू थीटा। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्शन का जो मतलब है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो उसको हमने यहाँ पे थीटा लेट किया। अब लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m और इंटू में x माइनस x1। x1 y1 गिवन है हमें -1, 2, वो हम इसमें पुट कर देते हैं। x1 के प्लेस पे -1, y1 के प्लेस पे 2। तो लाइन की इक्वेशन आपकी m की फॉर्म में ये बनकर आ जाएगी, mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन तो हमें इसलिए ऑब्टेन करनी थी क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर रहे थे। हालांकि लाइन की इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें m अननोन है। और यहाँ तो आप इसमें m पुट करें या m के प्लेस पर tan थीटा लिख लें, वो एक ही बात होगी। तो इसलिए हम इसको m ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद फिर उन्होंने बोला था कि जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन, मतलब ये जो लाइन हमने अभी जिसकी इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी है और जो गिवन लाइन है, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करेंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 और mx माइनस वाई इक्वल टू -m माइनस 2 लाइन्स के। तो किस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता है कि दो लाइनों को जैसे आप सॉल्व करते हो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वैसे सॉल्व कीजिएगा। वही सॉल्व किया गया, दोनों इक्वेशंस को रखा गया ऊपर नीचे, दोनों को ऐड किया गया क्योंकि y की टर्म कैंसिल आउट हो गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई ये 2 माइनस m अपॉन m प्लस 1। और इसी तरीके से x की वैल्यू को पुट किया गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, तो y की वैल्यू सॉल्व करके आ गई ये 5m प्लस 2 अपॉन में m प्लस 1। कुल मिला के इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे ये बनकर है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट m की टर्म्स में निकल कर आएंगे क्योंकि अभी हमारे लिए m अननोन है। क्योंकि m की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो उससे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट हम m के टर्म्स में ही लेकर चलेंगे। इसके बाद क्या किया गया वो देखिएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो गिवन पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट के इक्वल है। तो हमने गिवन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, x1 y1 इसमें -1, 2 हो जाएंगे और x2 y2 इसमें ये हो जाएंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। उनको पुट किया गया और डिस्टेंस के प्लेस में 3 पुट किया क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे 3 गिवन है। सॉल्व करने के लिए हमने इसमें स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड क्योंकि रूट हटाना था। तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये कंडीशन आएगी 9 इक्वल टू पहले ब्रैकेट में एलसीएम लिया गया, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लिया गया, तो कंडीशन सॉल्व करके आ जाएगी ये। तो आप देख सकते हैं ये बनकर आ जाएगा 9 इक्वल टू 9 अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर अपॉन में m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों कैल्शियम लिया जाता है तो कंडीशन ये बनकर आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। m प्लस 1 के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया गया a प्लस b के होल स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर। 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 9m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18m इक्वल टू 9 प्लस 9m स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉल्व करके आएगा 18m इक्वल टू 0, दैट मींस m इक्वल टू 0। अब m यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब tan थीटा 0 होगा। tan थीटा की वैल्यू 0 कौन से एंगल पर होती है, वो 0 डिग्री पर ही होती है। यानी कि लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 0 डिग्री का होगा, और 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी।
और यही लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व किया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना था, डेट मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को फाइंड आउट करना था, तो उसको हमने थीटा ऐड किया। उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि ये लाइन -1, 2 पॉइंट से पास होकर जाती है, x + y = 4 को इंटरसेक्ट करती है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट इसके डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो उसको हम वापस यूज करते चलेंगे। तो पहले हमने -1, 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट किया स्लोप पॉइंट फॉर्म से। x1 y1 के प्लेस में -1 2 पुट किए, m के प्लेस में हमने m को ही रखा, लाइन की इक्वेशन m के टर्म्स में आ गई। फिर लाइन का और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व किया, तो सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट और -1, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर डिस्टेंस को हमने 3 यूनिट के इक्वल पुट किया क्योंकि वो डिस्टेंस 3 गिवन थी। स्क्वायरिंग करी, सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा m = 0। तो m0 दैट मींस tan θ = 0, तो थीटा 0, तो लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर किया गया। 17 क्वेश्चन देखिएगा। The hypotenuse of a point, a right angle triangle, has its end at the points 1, 3 and -4, 1. Then find the equation of the legs, that is perpendicular sides of the triangle. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेनस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1, 3 और -4, 1 है। तो हमें उस राइट एंगल ट्राइंगल के जो लेग्स होंगे, दैट मींस उसकी जो परपेंडिकुलर साइड्स होंगी, परपेंडिकुलर बेस, उनकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसमें फिगर को ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए। -4, 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि x -4 y +1 है तो पॉइंट वहां पर होगा। और 1, 3 पॉइंट यहाँ पर होगा क्योंकि x +1 y +3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हुआ। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस। अब इसके परपेंडिकुलर साइड्स के लिए हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये राइट ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर बनकर आ गया। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको गिवन थे ए और बी, हमने उनको पहले एक्स एक्सिस जो एक्स वाई प्लेन है उसमें हमने इनको लोकेट किया। 1, 3 पॉइंट को उसकी प्लेस पर रखा, -4, 1 पॉइंट को हमने उसके प्लेस पर रखा, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ए सी हाइपोटेनस बनकर आ गया। अब इसकी परपेंडिकुलर साइड चाहिए थी, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ए बी से राइट ट्रायंगल बनकर आएगा, जो फिगर में आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए बी और बी सी की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, जो ए बी लाइन है वो एक्सिस के पैरेलल है। ए बी लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है x = a। अब a का मतलब होता है कि लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है, पर वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको बताया गया था अगर ये गिवन ना हो तो हम ये देखते हैं कि लाइन जिस पॉइंट से पास होकर जाती है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो क्योंकि लाइन यहाँ पे 1, 3 पॉइंट से पास होकर जा रही है तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट होगा 1, दैट मींस a हो जाएगा 1, तो x = 1 और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x - 1 = 0। इट मींस इस राइट ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर साइड होगी उसकी इक्वेशन होगी x - 1 = 0। इसके बाद आता है बीसी पर। बीसी लाइन को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y = b। ठीक है, अब b के प्लेस पे क्या होगा, b का मतलब होता है यहाँ पर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो फिर आपको बताया गया था कि लाइन जिस पॉइंट से पास होकर जा रही है उसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा वो उसमें b इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा y = 1 और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y - 1 = 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता है अगर आप इसको फिगर बना के मतलब फिगर ड्रॉ करके अगर आप इसको करते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि जो जी मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन को भैया आपके कहने से पहले उसको मैं रिपीट करके दो बार तो वैसे ही रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। तो इसमें हमें एक हाइपोटेनस को ड्रॉ करना था। हाइपोटेनस के दो आपके एंड पॉइंट्स गिवन थे, 1, 2 -4, 1। तो हमने एक्स वाई प्लेन को वहां पे ड्रॉ किया। -4, 1 को हमने ये जो पॉइंट आपका था सेकंड क्वाड्रेंट में उसको प्लॉट किया। 1, 3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था उसको प्लॉट किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये AC हाइपोटेनस बनकर आया। अब हमें इसकी परपेंडिकुलर साइड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे B पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल ABC बनकर आएगा। अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABC की इक्वेशन को सॉरी ट्राइंगल ABC नहीं, हमें यहाँ पर AB साइड और BC साइड की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि जो AB लाइन है वो एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब कोई भी लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x = a। a यहाँ पर क्या होगा, a का मतलब होगा कि लाइन x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करती है वो इसमें
एक्स इंटरसेप्ट होता है, डेट बेस ए होता है। अगर वो गिवन नहीं है तो वो लाइन जिस पॉइंट से पास होकर जाते हैं उस पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसका इंटरसेप्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं 1 है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 और लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वन इक्वल टू जी। तो ए बी की इक्वेशन को तो हमने ऐसे फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने देखा BC को। जो BC लाइन है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू बी होती है। बी का मतलब यहाँ पे y इंटरसेप्ट से है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि फिर लाइन जिस पॉइंट से पास होकर जा रही है उसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसमें y इंटरसेप्ट होगा। तो y कोऑर्डिनेट इसमें 1 था, तो y इक्वल टू 1, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वन इक्वल टू जी। इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, और ये 18 क्वेश्चन आपको बता दें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको तो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7 assuming the line to be a plane mirror। तो कह रहे हैं कि पॉइंट है 3,8, ठीक है, और यहाँ पे x plus 3y equal to 7 लाइन को अगर प्लेन मिरर लिया जाए तो इस पॉइंट के इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक पॉइंट आपको गिवन है 3,8 और इस पॉइंट के इमेज के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं अगर यहाँ पे x plus 3y equal to 7 लाइन को एक प्लेन मिरर एज्यूम किया जाए। ठीक है, यानी कि जैसे आपको पता है कि प्लेन मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज मिरर के ठीक पीछे उतनी डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा होता है। तो इसलिए अगर x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 7 एक प्लेन मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3,8 पॉइंट पर, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसके इमेज के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और आपको बता दें इसमें हमने फिगर बना के दिखाया है। तो ये जो पॉइंट 3,8 है उसको हमने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, इसलिए हमने इसको ओ पॉइंट से लिखा है। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जो गिवन है उसको हमने ए बी अज्यूम किया। आप देख सकते हैं इसमें हमने ये जो आपकी डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि उसको मिरर दिखाने के लिए इसकी इक्वेशन गिवन x प्लस सी वाई इक्वल टू 7। ठीक है, और आपको बता दें जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर इमेज भी उसकी ठीक उतनी ही पीछे बनेगी, इसलिए इमेज को हमने यहाँ पर लेट किया आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है तो इट मींस ये जो m होगा वो यहाँ पर o और i का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं इमेज के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम अगर m के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लें, अगर हमने m के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया तो हम फिर आसानी से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम i के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर m क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें ये जो m है, क्योंकि ये OM एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ली जाती है, तो इसलिए ये जो m होगा वो इस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने कल परसों भी क्वेश्चन किया था कि कभी भी अगर मैं परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो m है यहाँ पर इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें OM की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो OM की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट तो यहाँ पे गिवन है, हमें स्लोप चाहिए होगा। तो पहले हमने AB का स्लोप फाइंड आउट किया। AB का स्लोप आ गया कितना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y से वो आ गया माइनस के 1/3। अब क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB के, तो इसलिए OM का स्लोप इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव हो जाएगा, वो इसमें 3 आ जाएगा। अब OM का स्लोप हमारे पास है, OM के पॉइंट हमारे पास है, मतलब जिससे वो पास होकर जाता है, तो हम OM की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 से। ठीक है, कंडीशन हमने लगाई यहाँ पर। तो x1 y1 के प्लेस में तो हमने 3 और 8 को पुट किया और m के प्लेस में हमने 3 पुट किया। तो यहाँ पर OM की इक्वेशन आ गई ये 3x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। अब जो m था वो यहाँ पर EB और OM का इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो m के कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व करना होगा। तो वही हमने किया, यहाँ पे दोनों लाइनों को सॉल्व किया गया। जैसे क्लास 10th में सॉल्व करते हो सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से, वैसे सॉल्व किया गया। सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,2, क्योंकि x1 आएगा y2 आएगा, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। और जैसे हम आपको बता रहे थे क्योंकि O की डिस्टेंस m से और I की डिस्टेंस m से वो इक्वल होगी, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो इक्वल होते हैं, इस वजह से m जो होगा इनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। और जब m यहाँ पर O और I का मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 हमने यूज किया। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो m के कोऑर्डिनेट होंगे जो कि 1,2 है, और वहां पे हम यूज करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस अल्फा अपॉन 2। ये हमने इमेज के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर अल्फा बीटा ऐड कर लिया है। ठीक है, और फिर हम
फिर हम यहाँ पर अगर ओ और आई में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 और वो आ जाएगा 8 प्लस बीटा अपॉन 2। दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं। जी, तो दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करने पर ये आएगा 1 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा अपॉन 2, तो देन सॉल्व करके अल्फा इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं तो बीटा इक्वल टू इसमें -4 आ जाएगा, और ये जो अल्फा और बीटा होंगे यही इसमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन था O जिसकी कोऑर्डिनेट है 3,8 और इसके इमेज के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ए बी एक लाइन मतलब ए बी एक प्लेन मिरर है जिसकी इक्वेशन x प्लस सी वाई इक्वल टू 7 है। जी मैं अपने आप ही रिपीट कर रहा हूँ, आपके कहने से पहले। तो हमें i के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, i जो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो m है वो o और i का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम m के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लें तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम i के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करेंगे, और ये m क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB के, तो इस तरीके से यहाँ पर जो m होगा वो परपेंडिकुलर का फुट का कोऑर्डिनेट होगा। अब कभी भी परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो कैसे कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कल भी मतलब कल या परसों भी किया था, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर OM AB पर परपेंडिकुलर है तो पहले हम OM की इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। पॉइंट हमें गिवन है तो हमें स्लोप निकालना होगा। तो क्योंकि OM परपेंडिकुलर है तो पहले हमने AB का स्लोप फाइंड आउट किया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y से, वो आ गया माइनस के 1/3। OM परपेंडिकुलर है AB के तो OM का स्लोप आ जाएगा इसमें प्लस के 3। तो फिर हम OM की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m और इंटू में x माइनस x1 से। तो OM की इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी ये 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्योंकि m यहाँ पर AB और OM का इंटरसेक्शन पॉइंट था तो हमने AB की और OM की इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करके इसमें x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 2 और इससे हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स है और हमें I के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,8, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, वो आ गए 1,2 और हमें I के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये जो m है यहाँ पर O और I का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए पहले हमने यहाँ पर I के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा बीटा लेट कर दिया, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया गया तो क्या होता है वो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट रखे गए 1,2 और x1 प्लस x2 में वैल्यू पुट की गई तो 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 आ गई ये। ऐसी y के लिए वो आ जाएगा 8 प्लस बीटा अपॉन 2। दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर पहले x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया, अल्फा माइनस के 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया तो बीटा इसमें माइनस के 4 आ गया, और ये हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x के प्लेस पे क्योंकि जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है, x1 कितना है इसमें 3 है, x2 इसमें अल्फा है अपॉन में 2, और फिर इसको आप अलग से सॉल्व करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आप जैसे आपको सही लगे वैसा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। इसके बाद देखिएगा बीच के 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, वो आप खुद उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बता देंगे। 21 क्वेश्चन देखिएगा इसमें, find the equation of the line which is equidistant from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो लाइन इन दोनों लाइनों से, जो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, जो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है तो 9x, क्या बात है तुम लोगों के नेटवर्क को ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो 2 लाइनों की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, एक है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंट पर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक लाइन जो इन दोनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो उसकी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके लिए फिगर ड्रॉ करी, हमने सपोज किया एक लाइन ए बी है जिसकी इक्वेशन गिवन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक लाइन इसमें सी डी है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। और क्योंकि हम एक लाइन की इक्वेशन निकाले हैं जो कि इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो, तो वो लाइन हम इसमें PQ ड्रॉ कर देते हैं जो इनके एग्जैक्टली बीच में हो, ठीक है। तो अब इस PQ की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको देखना है। भाई पहली बात तो ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइनों से बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो ये तो तभी हो सकता है कि जब ये लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल होगी तभी वो इक्वल डिस्टेंस पर होगी।
तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि पी क्यू जो है वो ए बी और सी डी के इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू जो होगा वो ए बी और सी डी के पैरेलल होगा। अब पी क्यू के ए बी और सी डी के पैरेलल होने का मतलब ये होगा कि जो पी क्यू का स्लोप होगा वो ए बी और सी डी के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसमें स्लोप चाहे आप ए बी का फाइंड आउट करो चाहे सी डी का फाइंड आउट करो, वो एक ही बात है। लेकिन आपको बता दें, इसमें आप देख सकते हैं खुद ही जो गिवन लाइन की इक्वेशन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। पैरेलल वो इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों में इक्वल है। आप कहोगे भैया कहाँ से इक्वल नजर आ रहे हैं, तो आपको बता दें इक्वल वो बनाए जा सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है तो उनका इक्वल बना लीजिएगा पहले, क्योंकि तभी हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो इनसे बराबर डिस्टेंस पर होगी। तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस में xy के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, अब ये करने के बाद जैसा हम आपको बता रहे थे, तो जैसे हम आपको बता रहे थे यहाँ पर पी क्यू क्योंकि इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, तो पी क्यू जो होगा वो ए बी और सी डी के पैरेलल होगा, इसलिए पी क्यू का स्लोप ए बी और सी डी के स्लोप के इक्वल होगा। तो इसमें ए बी और सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लीजिएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई से, तो आ जाएगा माइनस के 9/6, तो आ जाएगा माइनस के 3/2, तो ये ए बी का स्लोप आ गया। अब क्योंकि हमें ए बी की इक्वेशन को यहाँ पर, सॉरी पी क्यू की इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो पी क्यू की इक्वेशन को हम लैग कर लेते हैं इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप कहोगे कि आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे हो, y इक्वल टू mx प्लस सी को क्यों यूज कर रहे हो, तो उसका भैया रीजन ये है, अगर हम y इक्वल टू mx प्लस सी को यूज करते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा इजी रहेगी, क्योंकि m तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि pq का स्लोप यहाँ पर क्या है, बस c वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा मिसिंग रह जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है, उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर x1 y1 को लैग करते हैं तो आपके लिए दो वैल्यूज मिसिंग हो जाती है और उनको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने pq की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी से फाइंड आउट किया है, m के प्लेस में पुट कर दिया माइनस के 3/2, तो इस तरीके से जो pq की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 3x प्लस 2y माइनस के 2c इक्वल टू 0। तो ये हमारी pq की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि जो pq है वो इन दोनों के पैरेलल है, ab और cd के, तो इसलिए जरूरी है कि इसके भी कोएफिशिएंट जो है वो ab और cd के pq के भी x और y के कोएफिशिएंट ab और cd के x y के कोएफिशिएंट के इक्वल होने चाहिए, तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9x प्लस 6y माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पी क्यू की इक्वेशन ये निकल कर आ गई। अब यहाँ पे c को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। तो क्वेश्चन में गिवन था कि जो पी क्यू की डिस्टेंस है ए बी और सी डी से दोनों से बराबर है, तो पहले हम पी क्यू की ए बी से डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, देन हम पी क्यू की डिस्टेंस को सी डी से फाइंड आउट करेंगे। अब ये डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये c1 माइनस सी टू अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके पहले हमने पी क्यू और ए बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, तो वो आ जाएगा माइनस के 6c प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फिर हमने पी क्यू और सी डी की इक्वेशन को फाइंड आउट किया, वो आ जाएगा माइनस के 6c माइनस के 18 अपॉन में अंडर रूट में 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। मॉडल्स को रिमूव करेंगे, तो जब भी मॉडल्स रिमूव करते हैं तो हम दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस की कंडीशन लेकर ये आ जाएगा। एक बार प्लस साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, इससे कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माइनस साइन लेकर सॉल्व करते हैं तो सी आ जाएगा माइनस के 11/12। और उसके बाद जो पी की इक्वेशन हमने बनाई थी 9x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि माइनस के 11/12 है, तो पी क्यू की इक्वेशन फाइनली आ जाएगी ये 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इमेज वाला था ऐसे ये भी है। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना था जो गिवन लाइन से बराबर डिस्टेंस पर हो और जो गिवन लाइन से वो आपस में पैरेलल है, क्योंकि वहां पे जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखिएगा जब भी दो लाइनों में एक्स वाई के कोएफिशिएंट इक्वल हो या वो प्रोपोर्शनल हो, समझ लीजिएगा वो लाइन पैरेलल है। तो पहले हमने इसमें एक काम किया, ये जो ए बी और सी डी जो लाइनें थी दोनों में एक्स वाई के कोएफिशिएंट को इक्वल बना लिया, और ऐसा करने के लिए हमने सी डी की इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो बन गया 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी पैरेलल लाइंस की बात होती है तो उनके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, अगर प्रोपोर्शनल भी है तो आप मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल बना सकते हैं।
क्योंकि तभी आप उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पी क्यू की इक्वेशन को फाइंड आउट करना था। कंडीशन ये थी कि पी क्यू ए बी और सी डी से बराबर डिस्टेंस पर है। तो आपको बताया गया यहाँ पर अगर पी क्यू ए बी और सी डी से बराबर डिस्टेंस पर है तो पी क्यू जो होगी ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। जब पी क्यू ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो पी क्यू का स्लोप भी ए बी और सी डी के स्लोप के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने ए बी का स्लोप या सी डी का स्लोप फाइंड आउट किया तो आ जाएगा -9/6, इट मींस -3/2। अब पी क्यू की इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आपके माइंड में तो सीधा सा स्लोप पॉइंट फॉर्म आएगा, लेकिन स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हैं तो x1 y1 वहां पे दो वैल्यूज आपके लिए मिसिंग होगी जिनको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको दो कंडीशंस क्योंकि क्योंकि वहां पे दो कंडीशन आपको गिवन नहीं है। तो इसलिए आप एक ही कंडीशन इसके बाद थी कि भाई बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसलिए यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमने यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज किया जो कि होते स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज किया जो कि होते y = mx + c। तो यहाँ पर m की वैल्यू को पुट किया गया जो कि -3/2 थी, उसको पुट किया, सॉल्व किया तो इसकी इक्वेशन बनकर आ जाएगी ये 3x + 2y - 2c = 0। तो अभी ये इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो c है वो मिसिंग है। लेकिन जैसे हमने बोला कि पी क्यू यहाँ पर एबीसीडी के पैरेलल है तो उसके भी कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। जितने कोएफिशिएंट ए बी में और सी डी में थे एक्स वाई के, वही कोएफिशिएंट आपके पी क्यू के होने चाहिए। तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी ये 9x + 6y - 6c = 0। अब ये सी को ऑब्टेन करने के लिए दूसरी कंडीशन हमें ये गिवन थी कि जो पी क्यू है वो ए बी और सी डी से बराबर डिस्टेंस पर है। तो पहले हमने PQ और AB के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके जो कि क्या होता है C1 - C2 अपॉन √a² + b²। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने पहले PQ और AB के बीच की डिस्टेंस क्या, अब बताना जरा, अब बताइए, अब तो वॉइस क्लियर होगी। जी ठीक है जी, तो देखिएगा इसको आगे जल्दी से। तो हमने यहाँ पर ये किया कि जो पी क्यू की डिस्टेंस थी ए बी और सी डी से फाइंड आउट की तो वो ये आपके सॉल्व करके आ गए थे। तो हमने बताया दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पर क्योंकि जब भी मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस हम यूज करते हैं, वो प्लस माइनस यूज किया गया। एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे तो वहां पे सी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस साइन लेकर सॉल्व किया गया तो सी आ गया -11/12। फिर पी क्यू की इक्वेशन में हमने सी की वैल्यू को पुट किया तो ये आपकी पी क्यू की इक्वेशन आ गई 18x + 12y + 11 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व किया गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे passes through the point 5, 3, then find the coordinates of A। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक जो रे ऑफ लाइट है वो 1, 2 पॉइंट से आती है और रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इंसिडेंट होती है एक्स एक्सिस के पॉइंट ए पर, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 5, 3 पॉइंट से पास होकर जाती है। तो हमें ये जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एक लाइन 1, 2 पॉइंट से पास होकर आती है, एक्स एक्सिस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, और फिर वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 5, 3 पॉइंट से पास होकर जाती है। तो पता कीजिएगा एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डेट मींस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इसमें ये किया तो हमने ए क्यू का स्लोप को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 3। तो हम ए क्यू का स्लोप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, और वो आ जाएगा सॉल्व करके 3/5 - x। ठीक है, हम ए क्यू का स्लोप एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है,
तो ए क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर m1 इक्वल टू tan थीटा। हमने ए क्यू के स्लोप का m1 लिखा हुआ है, तो एक तो इसका स्लोप आ गया 2 पॉइंट फॉर्म से, वो आ गया 3/5 माइनस एक्स, और एक एंगल की हेल्प से इसका स्लोप आ गया tan थीटा। क्योंकि दोनों ही ए क्यू के स्लोप है, दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया, तो ये कंडीशन आ जाएगी tan थीटा इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स। ठीक है, एक तो ये हुआ। इसके बाद जो दूसरी लाइन हमें दिखाई दे रही है एपी, हम उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हमारे पास है, एक 1,2 एक x,0। तो पहले हमने 2 पॉइंट फॉर्म से एपी का स्लोप को फाइंड आउट किया, तो वो आ जाएगा कितना, वो आएगा सॉल्व करके 2/1 माइनस एक्स, इसको हमने m2 लिखा। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो एपी के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपको देखना होगा कि एपी के लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा। तो आपको बता दें, आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं भाई, इस एंगल को हमने यहाँ पे थीटा ऐड किया था। ये एंगल जो होगा इसमें 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस पर, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये एंगल इसमें 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो पूरा एंगल होगा यही यहाँ पर एपी के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए एपी के लिए जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। तो वही हम यहाँ पे यूज करें, तो अगले पेज पर हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, तो एपी का स्लोप हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से फाइंड आउट किया, तो वो 180 माइनस थीटा आया था, वो हमने यहाँ पे तीनों को ऐड करके दिखा रखा है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो m2 आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा, तो m2 आ जाएगा इसमें कितना, माइनस के tan 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस के tan थीटा होता है। अब वो चाहे आपने 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला हो, चाहे आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से निकालो, दोनों क्योंकि एक ही लाइन के स्लोप है, इनको इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस के tan थीटा अपॉन में 2/1 माइनस एक्स। दैट मीन्स हमने एपी के दोनों स्लोप को इक्वल पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस के tan थीटा अपॉन इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स, या tan थीटा आ जाएगा ये माइनस के 2/1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन नंबर 2। जब हमने एपी के स्लोप का इक्वल पुट किया, ये कंडीशन 2 बनकर आ गई। और जब हमने ए क्यू के स्लोप का इक्वल पुट किया था, हमारी ये कंडीशन नंबर 1 बनकर आई थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू है, और जो दूसरी कंडीशन हमने ऑब्टेन करी है वो भी tan थीटा इक्वल टू है। तो इट मींस हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एलएचएस इक्वल है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, दोनों को कंपेयर किया, आरएचएस को इक्वल रखा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x आ जाएगा 13/5, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 13/5, 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस इसमें एक तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना है भाई, 1-2 पॉइंट से लाइन आती है, एक्स एक्सिस पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, 5,3 पॉइंट से पास होकर चली जाती है। ठीक है, इस एंगल को हमने यहाँ पे थीटा सपोज किया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते क्या है, इसमें आपको ये काम करना होगा, इस दो आपको लाइन दिखाई दे रही है ए क्यू और एपी, इनके आपको स्लोप फाइंड आउट करने होंगे। तो पहले ए क्यू का स्लोप हमने निकाला 2 पॉइंट फॉर्म से, m1 आ जाएगा 3/5 माइनस एक्स, 2 पॉइंट ये, एक तो पॉइंट ये, एक पॉइंट ये 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप आ गया 3/5 माइनस एक्स, और क्योंकि एंगल थीटा था तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से इसका स्लोप आ जाएगा tan थीटा। इसके बाद हमने एपी का स्लोप फाइंड आउट किया 2 पॉइंट फॉर्म से, तो वो आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स। अब इसके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, तो एपी का स्लोप आ जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से कितना, tan 180 माइनस थीटा, यानी कि माइनस के tan थीटा। अब क्योंकि एक ही लाइन के स्लोप उनको भी इक्वल पुट करेंगे, तो माइनस के tan थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स, या tan थीटा इक्वल टू बन जाएगा ये माइनस के 2/1 माइनस एक्स। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों का इक्वल रखते हैं, क्योंकि एलएचएस इक्वल थी, आरएचएस का इक्वल पुट करेंगे, तो सॉल्व करके एक्स आएगा 13/5। इट मींस ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 13/5, 0। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हालांकि इसमें भी बीच में 1-2 क्वेश्चन रह जाएंगे, पर वो आपको करने के लिए हमने छोड़े हैं, देखेंगे आप वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो आपके दो लाइनों के जंक्शन पर खड़ा हुआ है, यानी ये दो लाइनें हैं जिनकी इक्वेशन गिवन है, और जो पर्सन है वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर खड़ा हुआ है। यहाँ से उसको एक तीसरे जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पर उसको पहुंचना है, पर कंडीशन ये है कि वो चाहता है कि वो बिल्कुल लीस्ट टाइम में उस तक पहुंचे। जो पर्सन इन दोनों लाइनों की क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ है उसको तीसरे रास्ते पर पहुंचना है, और कंडीशन ये है कि वो बिल्कुल लीस्ट टाइम में उस तीसरे पथ पर पहुंचना चाहता है, तो कौन से पथ को उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बताएं कि भाई क्योंकि पर्सन जो बिल्कुल कम समय में पहुंचना चाहता है, तो इसलिए जो पथ होगा पी क्यू जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा।
क्योंकि आपको पता है कि कभी भी किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है, तो इसलिए PQ जो होगा वो AB के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि लीस्ट टाइम उसको उसी पथ पर लगेगा। अब PQ की इक्वेशन को ऑब्टेन करना है तो ये आपके लिए